हिंद। आप लोग देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल को। आज की वीडियो में इस सीरीज़ का अगला टॉपिक है तुर्किश रेवोल्यूशन। आप लोग में से बहुत सारे लोग जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलर मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो वो लोग बोलेंगे भैया आप तुर्किश रेवोल्यूशन पढ़ा रहे हैं। चलिए ठीक है, लेकिन इससे पहले एक और टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं चाइनीज़ रेवोल्यूशन। चाइना में क्रांति कैसे आती है, वो टॉपिक आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? आप डायरेक्ट इस टॉपिक पे जंप कर गए। तुर्किश रेवोल्यूशन इससे पहले भी तो एक टॉपिक है। तो मैं उस टॉपिक चाइनीज़ रेवोल्यूशन अभी इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि चाइनीज़ रेवोल्यूशन का जो कनेक्शन है फर्स्ट वर्ल्ड वार से भी रहा, सेकेंड वर्ल्ड वार से ज़्यादा रहा। तो सेकेंड वर्ल्ड वार हम लोग ज़्यादा पढ़ लेंगे ना, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार का, तब जा कर के हम चाइनीज़ रेवोल्यूशन पढ़ेंगे। चाइनीज़ रेवोल्यूशन 2 चरणों में होती है, एक 1911 में होती है और एक 1949 में होती है। 1949 बहुत बाद का टाइम है। 1949 से पहले कौन आता है? 1923 आता है। इसीलिए तुर्किश रेवोल्यूशन पहले आ गया, चाइनीज़ रेवोल्यूशन बाद में आया, तो उसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, एक लिंकेज बना के पढ़ना चाहिए। जो चीज़ बाद में आती है उसको बाद में पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आज आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तुर्किश रेवोल्यूशन, तुर्किश रेवोल्यूशन कहाँ पर होगी? नाम से पता चल रहा है ये तुर्की में हुआ होगा। तो तुर्की में क्रांति कैसे होता है? तो तुर्की में जो क्रांति होता है वो 1923 के अराउंड होता है। अब इस पर एक कहानी है, समझिए। तुर्की वाले लोगों को सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता है। सिक मैन ऑफ यूरोप का मतलब होता है यूरोप का मरीज। उस समय पे 1920, 1921, 1923 के टाइम पे तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये पूरी तरह से यूरोप वाले इसको मूर्ख बना के रखे हुए थे। पूरी तरह से डोमिनेंस था तुर्की पे यूरोप का, और तुर्की वाले उस टाइम बहुत ही उनका जो हालात था ख़राब था। इसीलिए इनको सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता है। यूरोप के अंतर्गत सारे काम ये किया करते थे। और एक घटना है, एक चीज़ है जो ध्यान दीजिएगा। चूँकि यह जो टॉपिक है ना आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार से रिलेटेड है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, आप लोग ने देख भी लिया होगा। प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखा करिए ताकि आपको आगे की चीज़ें समझ में इजली आए। उसका लिंक आपको दे देंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार का, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हो रहा था तो ये भी यूरोप का देश है। तुर्की जो है ना, मैप में आप देखेंगे तो इसका थोड़ा सा पार्ट यूरोप में भी पड़ता है, इसका थोड़ा सा पार्ट एशिया में भी पड़ता है। तो ये दोनों जगह पड़ता है। और यह तुर्की वाले मुस्लिम लोग होते हैं, ज़्यादातर यहाँ पर मुस्लिम की अधिकता पाई जाएगी, मतलब मुस्लिम देश था तुर्की। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये यूरोप में भी आता था, एशिया में भी आता था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये भी इन्वॉल्व था, फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये भी इन्वॉल्व था। और ये किसके साथ दे रहा था? इंग्लैंड लोगों का साथ दे रहा था। इंग्लैंड जो था, आप लोगों को भी पता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में 2 टीमें लड़ रही थी। 2 वर्ल्ड था, 2 टीम में बढ़ चुकी थी, टीम 1 एंड टीम 2। टीम 1 को हम लोग एलाइड पावर्स कहते थे, दूसरा को हम लोग सेंट्रल पावर्स कहते थे, मित्र राष्ट्र एंड धुरी राष्ट्र हिंदी में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार 2 टीमों में हो रही थी। तो इंग्लैंड जो था बहुत ही उसका मेन रोल है फर्स्ट वर्ल्ड वार में। इंग्लैंड वालों ने तुर्की को एक लेमचूस दे के फुसला लिया। कैसे? बच्चा को जब आता है, छोटा छोटा बच्चा रहता है, रोते रहता है, तो उसको थोड़ा सा एक लेमचूस चॉकलेट वगैरह देते हैं तो वो फुसला देते हैं ना उन लोगों को। उसी तरह से इंग्लैंड वाले काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड थे। तुर्की वालों को एक लेमचूस दिए, बोले क्या कि तुर्की वाले भैया सब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आप लोग जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा है, आप लोग हमारा साथ देंगे। तुर्की वाले भैया बोले इंग्लैंड से, ठीक है इंग्लैंड भैया हम आपका साथ देंगे, लेकिन हमको क्या मिलेगा? इससे हमको क्या मिलेगा बताइए? तो इंग्लैंड वाले बोले आपको मिलेगा, आपको मिलेगा, आपका अभी जो देश है मरीज है, ठीक है, अगर आप हमारा साथ देते हैं तो आपका जो देश का जो स्थिति है ना, उस समय जो तुर्की का जो स्थिति था बहुत ही दयनीय था। तुर्की जो था बहुत ही दयनीय स्थिति में था। ऐसे क्योंकि तुर्की जो था बहुत सारे देशों में बंटने वाला था। उसका देश छोटा छोटा टूट टूट कर बहुत सारे देशों में बंटने वाला था, उस समय की बात कर रहे हैं। और जैसे कि इंडिया से पाकिस्तान कैसे अलग हुआ, उसी समय तुर्की से बहुत सारे देश टूट के अलग होने वाले थे। तो इंग्लैंड वालों ने कहा अगर तुम मेरा साथ देते हो, जो जितनी भी खतरा तुम पे मंडरा रहा है तुर्की, तुम्हारा देश जो टूटने वाला है, तुम्हारा जो कंडीशन ख़राब है, सारा ठीक कर देंगे। इंग्लैंड वालों ने ऐसा वादा किया। तुर्की वालों ने भी अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ, अरे वाह इतना बड़ा गिफ्ट, तब तो हम ज़रूर इंग्लैंड का साथ देंगे। तुर्की वाले फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंग्लैंड का साथ दे देते हैं।
अब जैसे ही इंग्लैंड का साथ देते हैं, चलो ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ाई होती है, सारी चीज़ें होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब लड़ाई ख़त्म हो जाती है, फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आता है असली पिक्चर का जो क्लाइमेक्स होता है ना, यहाँ पे दिखता है। फिर तुर्की वाले फिर से बोलते हैं इंग्लैंड को, अभी तो फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो चुका है, अभी आपने जो वादा किया है वो निभाने का समय आ चुका है। तो इंग्लैंड वाले क्या बोलते हैं, कौन सा वादा, मैंने कोई वादा नहीं किया है, आपका दिमाग से ठिया गया है। तुर्की वालों के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है तो तुर्की वालों को क्या करना चाहिए, नाचना चाहिए, डिस्को में जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तुर्की वालों भी गरमाएंगे ना यार। आजकल छोटे मोटे जो धोखा मिलता है आप लोगों को, प्यार में ब्रेकअप होता है, तो आप लोग कितना अंदर से गुस्सा आ जाते हैं, अंदर ही अंदर बहुत घुटन होती है कि नहीं होती है। तुर्की वालों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया इंग्लैंड वालों ने, तो तुर्की वालों के मन में ऐसा गुस्सा, घुटन, कुछ करने का, बदला लेने का विचार तो आएगा ना। तो तुर्की वाले लोग ने बोला हम लोग इस धोखेबाजी का बदला ज़रूर लेंगे, और इन्होंने बदला लिया भी। फिलहाल वो बदला कैसे लेते हैं वो हम लोग देखेंगे, आगे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पहले देखिए, याद रखिएगा, तुर्की को उस समय यूरोप का मरीज कहा जाता था। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कौन से देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता था। और तुर्की बहुत सारे बाग में टूट गया। इंग्लैंड ने वादा किया था लेकिन वादा निभाया नहीं, तो इंग्लैंड जो तुर्की पर खतरा मंडरा रहा था कि इसका देश बहुत सारे पार्ट्स में टूटने वाला है, वो टूट जाता है। ठीक है, इंग्लैंड इसका क्योंकि साथ नहीं देता, इंग्लैंड ने धोखा दे दिया ना। इंग्लैंड अगर साथ देता इसका तो ये तुर्की टूटता ही नहीं, डिसइंटीग्रेशन होता ही नहीं। अब इंग्लैंड साथ दिया ही नहीं तो टूट गया इसका देश बहुत सारे पार्ट्स में। जितना भी मैंने आपको कहानी सुनाया वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के इर्द गिर्द ही हुआ था, आसपास में ही ये सारी घटनाएं चली थी। अब आपके मन में ये सवाल तो आना ही चाहिए कि ऐसा इंग्लैंड वालों ने किया क्यों, अपने वादे से क्यों मुकर गया। इंग्लैंड वाले तो नंबर 1 दोगलेबाज थे यार, टोपीबाज इंसान है। तो इंग्लैंड वालों ने अपने वादे से बस इसलिए मुकरा क्योंकि इनको अपना फ़ायदा यहाँ पर दिख रहा था। अपना फ़ायदा उनको इसलिए यहाँ पे दिख रहा था, जो वो एलाइस कंट्री थी। आपको क्लियर होना चाहिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार में 2 टीम्स लड़ रही थी, एलाइस एंड सेंट्रल। तो एलाइस कंट्री में जो थी इंग्लैंड या फिर इंग्लैंड के दोस्त, सभी लोग क्या चाहते थे कि तुर्की पे जो हक हो, तुर्की पे जो कब्जा हो, हमारा हो। इसलिए इन्होंने तुर्की को हथियाने का सोच रखा था, पहले से ही प्लान इन लोगों का, स्ट्रेटजी ऐसा था। इसलिए तुर्की का इन्होंने साथ नहीं दिया। इनको डोमिनेशन करना था, कब्जा करना था तुर्की पे, ठीक है, इटसेल्फ, एंड गेव अवे पार्ट ऑफ तुर्की टू, एंड कुछ पार्ट्स, तुर्की के कुछ पार्ट्स ग्रीस एंड इटली को दे दिया। कहा लो तुम भी थोड़ा थोड़ा खा लो लेमचूस। एलाइस पावर जो थी, तो इन्होंने क्या करा ना, इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार के जस्ट बाद तुर्की का साथ ना दे करके इन्होंने तुर्की को बचाना चाहिए था ना, इन्होंने तुर्की को तोड़ मरोड़ दिया, मतलब तुर्की का विभाजन कर दिया। और तुर्की का विभाजन जो इन्होंने किया था वो ट्रीटी ऑफ सेवर्स के तहत किया था। ट्रीटी ऑफ सेवर्स के तहत इन्होंने जो तुर्की था उसको डिवाइड कर दिया, उनका विभाजन कर दिया और आपस में बांट लिया। बोला एक लेमचूस तुम लो, एक लेमचूस इंग्लैंड लेगा। मतलब देश को टुकड़ा कर करके कुछ उसको कुछ उसको ऐसे करके इन्होंने बांट दिया। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सेवर्स, नाम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनते हैं। ट्रीटी ऑफ सेवर्स क्यों हुआ था, इसका मतलब इस ट्रीटी ऑफ सेवर्स में, सेवर्स की संधि में क्या हुई थी, कौन अलग हुआ था, कौन सा देश से रिलेटेड है ये ट्रीटी ऑफ सेवर्स, सभी बता दीजिएगा। ये तुर्की से रिलेटेड है, तुर्की का भी विभाजन हुआ था इनमें। एक तो धोखेबाजी हुई, ऊपर से धोखेबाजी के साथ साथ ये लोग जो एलाइस कंट्रीज़ वाले थे इन्होंने इनका विभाजन भी कर दिया। तब तुर्की वाले तो चुपचाप नहीं बैठेंगे, इतना ज़्यादा अत्याचार हो गया इन लोगों के पास। तो इन लोगों ने क्या करा, उस समय जब भी कोई आपदा आती है तो आपदा के साथ अफसर भी आते हैं। तो यहाँ पर एक मेन हीरो आते हैं पिक्चर में, जो इस सभी को सबक सिखाने के लिए आते हैं, एलाइस कंट्रीज़ वालों को। वो जो हीरो का नाम है, वो हीरो का नाम है मुस्तफ़ा केमाल पाशा, मुस्तफ़ा पाशा, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। ये है मेन हीरो तुर्किश रेवोल्यूशन का। ये सारी जो चीज़ें हो रही थी
इसका विरोध करने लगते हैं। बोल रहे हैं कि ये जो इंग्लैंड वालों ने किया है ना, बिल्कुल गलत किया है। ये जो एलाइज पावर वाले जितने भी देश हैं उन्होंने जो किया है ना तुर्की के साथ, बहुत ही घटिया किया है, इसका बदला ज़रूर लेंगे। तो ये पिक्चर में आते हैं, ये मेन हीरो हैं पिक्चर के। तो इस विरोध में ना, इस विरोध का असर भारत में भी उस टाइम पे दिखता है। तुर्की में तो विरोध चल ही रहा था और भारत में भी उस टाइम पे मुस्लिम थे ही। भारत में भी मुस्लिम है, आज भी भारत में बहुत सारे मुस्लिम्स हैं। उस समय भारत में भी इसका असर दिखता है। भारत में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है इसी सभी चीज़ को लेकर के। भारत में जितने भी मुस्लिम थे वो खिलाफत मूवमेंट कर देते हैं, बोलते हैं कि मुस्लिम के साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा है, मुस्लिम के साथ तुर्की में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भारत वाले लोग बोले कि तुर्की में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, तो एक मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, खिलाफत मूवमेंट, और प्रोटेस्ट करने लगते हैं। किनके खिलाफ? एलाइज पावर के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ। भारत वाले मुस्लिम सब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका असर भारत में भी दिखता है। वही सारी चीज़ें लिखी गई है इंग्लिश अंग्रेज़ों की भाषा में। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता है ब्रिटेन के खिलाफ, एलाइज पावर के खिलाफ, and the nationalist movement in Turkey was organized to prevent the domination of the country by the Allied powers and the annexation of the part of Turkey agreed to the term dictated to by the Allied powers। तो Allied powers के खिलाफ तुर्की में भी मूवमेंट चलता है, नेशनलिस्ट मूवमेंट चलता है। ठीक है, और मूवमेंट जो चलाने वाले थे, मेन लीडर थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे। वही सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी गई है जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया हिंदी में। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा उस समय के इस सारी चीज़ों का विरोध करने वाले नंबर 1 हीरो थे, और इन्होंने अपना जो हेड क्वार्टर बनाया था अंकारा को बनाया था। अंकारा इनका हेड क्वार्टर था। ये उस समय तुर्की में एक जगह है अंकारा। जैसे इंडिया का कैपिटल क्या है, इंडिया की राजधानी क्या है, दिल्ली है, तो इनका अपना जो हेड क्वार्टर इन्होंने बनाया अंकारा को बनाया। द तुर्क्स अंडर द कमाल पाशा लीडरशिप were able to repel the invasion and the allies were forced to repudiate the earlier treaty। कहने का मतलब ये हुआ, ग्रीस जो था ना तुर्की पे आया था हमला करने, तुर्की वालों ने काउंटर अटैक करा और मार के भगाया ये सभी को, बोला बहुत ढेर उड़ रहा है। तो ग्रीस वाले भागे और जो ट्रीटी होनी थी ट्रीटी भी नहीं हुई, ट्रीटी को भी कैंसिल करना पड़ा। इतना खतरनाक लीडर थे, इनका लीडरशिप में सारे लोग आ गए थे, खतरनाक हो गए थे, सारे अच्छा से सबक सिखा रहे थे एलाइड पावर्स वाले लोगों को। आगे लिखा गया था एलाइड पावर्स ट्रूप्स मतलब होता है जितने भी सैनिक, आर्मी, नेवी वगैरह हैं। तो एलाइड पावर्स के जो सैनिक वगैरह हैं, फिर ये सारी चीज़ें देख करके ये लोग बोलते हैं बाप रे बाप, ये कमाल पाशा के जो आदमी हैं बड़ी ख़तरनाक है, तुर्की को हल्के में हम लोग ले रहे थे। तो इनके जो ट्रूप्स वगैरह हैं वो फिर तुर्की वगैरह को छोड़ करके भाग जाते हैं, बोलते हैं अब तुर्की में हम लोग का जीना दुश्वार है, अब नहीं रह सकते हैं, ये लोग बड़ी ख़तरनाक हो गया तुर्की वाला। तो ऐसी करके इनका जो ट्रूप्स है बेयर विड्रॉन मतलब चले जाते हैं तुर्की से, तुर्किश टेरिटरी से। एंड वो जो तुर्की टेरिटरी से अगर कोई यहाँ पर देखिए, मान ले जाइए तुर्की का कोई टेरिटरी है, तुर्की का ये कोई जगह है, तो इस तुर्की में बहुत सारे एलाइड पावर्स के मिलिट्री रहा करते थे, इन पे एलाइड पावर्स का कब्जा था। यहाँ के जो सैनिक थे वो भाग जाते, बोलते चलते अपने देश, यहाँ में तुर्की बहुत बवाल करने वाला है, बड़ी खतरनाक हो गया तुर्की। तो यहाँ पर से इनका सैनिक भाग गया, कोई सैनिक अभी नहीं है इस एरिया में। अब ये जो एरिया है पूरी तरह से आज़ाद हो गया। तो इसी तरह से तुर्की जो है पूरी तरह से इंडिपेंडेंस हो जाता है, क्योंकि सेना वहाँ से जो एलाइड पावर्स का सेना था वो विड्रॉन कर देता है, तो तुर्की इंडिपेंडेंस हो जाता है। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल जाता है, मतलब जहाँ जहाँ पर भी सैनिक थी एलाइड पावर्स की वो सभी भाग जाते हैं। अब पूरी तरीके से तुर्की इंडिपेंडेंट हो गया। अभी तुर्की पे सिर्फ तुर्की वालों का राज है, ना कि दूसरे का। तो तुर्की वालों का जो सपना था, तुर्की वालों ने अच्छे तरीके से काउंटर अटैक किया, इन्होंने बदला अपना ले लिया, जो धोखा मिला था ना उनका बदला ले लिया, और एलाइड पावर्स को अपने देश से भगा फेंका, उखाड़ फेंका, और अपने देश को आज़ाद कर लिया इन लोगों से। और देश आज़ाद हो गया। फिर आज़ाद होने के बाद क्या बचता है, अच्छे अच्छे सुधार होंगे, डेवलपमेंट होगा तुर्की में, वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। जो खराब नीतियाँ थी उसको हटाया गया और देश को अच्छा बनाने के लिए नई नई नियमें लागू करी गई। ठीक है, देश को रिपब्लिक कर दिया गया। अब रिपब्लिक मतलब आप भी जानते हैं इंडिया भी एक रिपब्लिक कंट्री है। ठीक है, गणतंत्र दिवस तो अब भी मनाते ही होंगे। रिपब्लिक कंट्री वह कंट्री होता है जहाँ पे
जो अपना हेड हैं वो डायरेक्ट नहीं बनते हैं, उनके लिए इलेक्शन होना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर थोड़ी बन जाते हैं, उनके लिए इलेक्शन करना पड़ता है। पूरे सभी भारत के सभी स्टेट्स में होता है। उसी तरीके से पहले जो तुर्की था वहाँ पे राजा मोनार्की वगैरह सिस्टम था, राजा वगैरह राज किया करते थे। वो राजा वगैरह का राज हटा करके तुर्की को रिपब्लिक कर दिया जाता है। अभी जो आपके हेड आएंगे वो इलेक्शन के थ्रू आएंगे, प्राइम मिनिस्टर सीएम जो भी होंगे इलेक्शन के द्वारा आएंगे। था तो पहले डायरेक्ट राजा बनते थे, राजा का बेटा राजा बनता था, ऐसे ऐसे बनता था। लेकिन इलेक्शन में क्या होता है, जिनको ज़्यादा वोट वही राजा बनेगा। तो रिपब्लिक कंट्री बन जाता है। इस सारे घटनाओं के बाद 29 अक्टूबर 1923 में जाके तुर्की एक अपने आप को रिपब्लिक कंट्री घोषित कर देता है। अब चूंकि देखिए तुर्की अब रिपब्लिक बन चुका है, गणतंत्र बन चुका है, अब यहाँ पे इलेक्शन होगा। तो 1923 में ये गणतंत्र बन चुका है, अब पहला इलेक्शन हुआ तो वहाँ की जो जनता थी वो लोग मुस्तफ़ा कमाल पाशा को योगदान को कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि तुर्किश रेवोल्यूशन का जो मेन हीरो है मुस्तफ़ा कमाल पाशा ही हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा को ऐसा कहा गया, जनता लोग बोली आपने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, तुर्की को इंडिपेंडेंस दिलवाया, क्यों ना आप ही हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट बन जाएं। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने भी बोला ठीक है, इसमें क्या चाहता है, हम ही बन जाते हैं। तो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में सभी लोग ने किसको वोट दिया, मुस्तफ़ा कमाल पाशा को वोट दिया, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने ही इंडिपेंडेंस दिलवाया इन लोगों को। तो वोट लेना इनको देना लाजमी बात है यार, जो अच्छा करेगा उसको वोट मिलेगा ही। उसके बाद 15 साल तक ये राज करते हैं। 1923 के बाद 15 जोड़ लेना, 15 साल तक ये राज करते हैं पूरे तुर्की पे मुस्तफ़ा कमाल पाशा एज अ प्रेसिडेंट। 1923 से 1938 तक इनका राज रहता है, मतलब पूरे तुर्की को देखभाल करते हैं 1923 से लेकर 1938 तक। और जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे वो सुल्तान थे, उनको एक अपना टाइटल उन्होंने अपना रखा था, खलीफा कहा जाता था। उस समय जितने भी मुस्लिम वगैरह थे जो सुल्तान हुआ करते थे उनको खलीफा कहा जाता था। ये सारी चीज़ें मैंने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा दी है, खलीफा क्यों कहा जाता था, खलीफा कहने के पीछे रीजंस क्या था। वो जब आप वीडियो के इस सीरीज़ के शुरुआती लेक्चर में पढ़ेंगे, राइज ऑफ इस्लाम करके एक टॉपिक है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें खलीफा वाला चीज़ें मैंने बताया है। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा एक सुल्तान थे, सुल्तान ने अपने आप को एक टाइटल दे रखा था खलीफा। कैसे आपके नाम के पीछे शिवम कुमार, शिवम राजपूत, राजपूत एक टाइटल है ना, तो इन लोगों को भी टाइटल होता था खलीफा। और एक और बहुत अच्छी काम हुई, एजुकेशन पे फोकस करा गया। पहले तुर्की में जब ये रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था तो पहले तुर्की में जो जितने भी एजुकेशन सिस्टम थी वो सारे जो धार्मिक लोग थे वो देख रेख कर रहे थे, उनके अकॉर्डिंग सब लोग बच्चा पढ़ता था, उनके जो वो पढ़ाते थे वो लोग जानते हैं। धार्मिक लोग के हाथ में अगर आप एजुकेशन दे देंगे ना, गीता कुरान यही सब पढ़ाते रहेंगे, काम की चीज़ें साइंस इंग्लिश हिंदी और भी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे। धार्मिक चीज़ें, धार्मिक लोग धार्मिक चीज़ें ही तो पढ़ाएंगे, उनके पास उसी का तो ज्ञान होगा। तो ये क्या गया ना, एजुकेशन पहले धार्मिक लोगों के हाथ में था, रिलीजियस लीडर्स के हाथ में था। इस रेवोल्यूशन के आने के बाद ये सारी सिस्टम हटा दी गई, कहा गया अब धार्मिक और एजुकेशन दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। एजुकेशन अपना अलग फील्ड है, रिलीजन अपना अलग फील्ड है। इंडिया में भी अभी हिजाब कंट्रोवर्सी चल रहा है, हिजाब पहनना है स्कूल में। एजुकेशन अलग चीज़ है, रिलीजन अलग चीज़ है, लोग समझ नहीं रहे हैं। वही लिखा गया, रिलीजन को अलग किया गया एजुकेशन से, रिलीजन वाज सेपरेटेड फ्रॉम स्टेट्स। और लास्ट लाइन आज की वीडियो का, मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इतनी सारी कामें इन्होंने की, इतना तुर्की को डेवलप करा, मतलब तुर्की को इंडिपेंडेंस दिलवाया, तो इनको एक नाम दिया गया, नाम से नवाजा गया है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा को हम लोग फादर ऑफ तुर्की कहते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाता है। तुर्की के पिता, तुर्की के जनक को किसको कहते हैं, फादर ऑफ तुर्क इज़ नोन एज मुस्तफ़ा कमाल पाशा। और इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न तुर्की भी कहा जाता है। मॉडर्न तुर्की के फाउंडर किनको कहा जाता है, अपने मुस्तफ़ा कमाल पाशा को कहा जाता है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्क का राष्ट्रपति कहा जाता है। ये सारी चीज़ें ना डायरेक्ट आती है एग्ज़ाम में, याद रखिएगा। लास्ट लाइन मोस्ट वीवीआई पॉइंट से, हो सके तो अंडरलाइन या कलर कर लीजिएगा हाइलाइटर से, ठीक है। और ये क्या है, अटातुर्क, अटातुर्क इसी चीज़ को फाउंडर ऑफ मॉडर्न तुर्क,
तुर्की भाषा में, तुर्की लैंग्वेज में इसी को अटातुर्क्स कहते हैं। ओके, आई होप वीडियो क्लियर हो गया होगा, सारी चीज़ें, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों का। काफ़ी डिटेल में समझाया, इतना समझाना नहीं चाहिए था, 5-6 लाइन था, 5-6 लाइन के लिए 5-6 मिनट पर्याप्त थी, लेकिन मैंने कोशिश करा कि आपको चीज़ें समझ में आए, इसीलिए टाइम लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। इटली में फांसीवाद क्या है, ठीक है, और यह सीरीज़ जो है 2-4 दिनों में ख़त्म हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।